हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। लास्ट क्लास में हमने रिफ्लेक्शन को कंप्लीट किया था विद ऑल न्यूमेरिकल्स। इस क्लास में हम स्टार्ट करेंगे लाइट के एक और फिनोमिना के बारे में, जिसे हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन। सर, अभी हमने इससे पहले रिफ्लेक्शन को अच्छी तरीके से समझा था कि रिफ्लेक्शन का क्या मतलब होता है, क्या उसमें लॉज होते हैं और क्या उसके मेथड्स होते हैं, क्या क्या उसके अलग अलग तरीके होते हैं। ठीक है, इस क्लास में हम स्टार्ट करेंगे रिफ्रैक्शन के बारे में। रिफ्रैक्शन के बारे में समझने से पहले हम एक एग्जांपल को सबसे पहले डिस्कस करते हैं। आप सभी ने किसी पेंसिल को एक ट्रांसपेरेंट ग्लास में रख के कभी देखा होगा, या फिर इसे आप चेक भी कर सकते हो। बहुत से लोगों ने इसे पहले देखा होगा या बहुत से लोग इसे अब ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, एक ग्लास लेंगे, कांच का ग्लास लेंगे और उसमें कुछ पानी भरेंगे, लगभग हाफ ग्लास, और उसमें कोई पेन या पेंसिल रख देंगे। और जब आप उसे साइड से ऑब्जर्व करोगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे पेंसिल बीच से टूट गई है। या फिर अगर आप चाहो तो कोई भी और ऑब्जेक्ट पानी में रख सकते हो। फॉर एग्जांपल लेमन, नींबू जो होता है, अगर आप नींबू को पानी में रखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि नींबू का जो साइज है वो थोड़ा सा बड़ा हो गया है, और जब आप उसे बाहर निकालोगे तो वो सेम साइज का रहेगा। तो इसी फिनोमेना की वजह से, जिसकी वजह से ये सारी चीजें होती हैं, उसे हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। और आइए समझते हैं ऐसा क्यों होता है। सबसे पहले, व्हाट इज रिफ्रैक्शन? सर, रिफ्रैक्शन किसे कहते हैं? जब लाइट किसी एक मीडियम से जब लाइट किसी एक मीडियम से ट्रेवल करती हुई आए और दूसरे मीडियम में एंटर करे, उस समय जो हमारा फिनोमेना होता है उसे कहते हैं रिफ्रैक्शन। सर, रिफ्रैक्शन में होता क्या है? रिफ्रैक्शन में आपकी लाइट अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो जाती है, अपने ओरिजिनल पाथ से हट जाती है, यानी कि अपने ओरिजिनल पाथ को चेंज कर देती है। उसे हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल देखो, यहाँ पे हमने डायग्राम बना रखा है। सर, ये है हमारी एक इंसिडेंट रे। क्या है? इंसिडेंट रे। सर, इंसिडेंट रे क्या होती है? हमने रिफ्लेक्शन में इनको बहुत अच्छे से समझा था। इंसिडेंट रे वगैरह ये सारी चीजें क्या है। तो ये हमारी इंसिडेंट रे है और ये हमारी एक ट्रांसपेरेंट सरफेस है। एक बेसिक डिफरेंस होता है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में। रिफ्लेक्शन के मतलब होता है बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। इसका मतलब लाइट को हमें सेम मीडियम में ही रहने देना है। लेकिन रिफ्रैक्शन का मतलब होता है लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करे, यानी कि अपना मीडियम चेंज करे। रिफ्लेक्शन में लाइट अपना मीडियम चेंज नहीं करती, बट रिफ्रैक्शन में यहाँ पर मीडियम आपका चेंज होगा, लाइट अपना मीडियम चेंज करेगी। ठीक है, तो यहां पर आपकी लाइट ये इंसिडेंट हुई और ये इस लाइट का ओरिजिनल पाथ था, लेकिन लाइट ओरिजिनल पाथ पे जाने की बजाय हल्की सी अपने पाथ से डेविएट हो गई। ठीक है, अब ये डेविएशन कैसा भी हो सकता है। ये डेविएशन नॉर्मल की तरफ भी हो सकता है और नॉर्मल से दूर भी हो सकता है। सर, नॉर्मल क्या होता है? जहां पर लाइट इंसिडेंट करती है वहां पर हम सरफेस के परपेंडिकुलर एक इमेजिनरी लाइन बनाते हैं, उसे कहते हैं नॉर्मल। आइए इसको अब डेफिनेशन वाइज देखते हैं। क्या है? when a ray of light starting from a transparent and homogeneous medium। सर, ट्रांसपेरेंट का मतलब जहां पर उसका पाथ विजिबल हो। ऐसा नहीं कि वो एक ऐसा मीडियम हो जिसे आप देख ही ना पाओ। ठीक है, तो आपको लाइट रे नजर ही नहीं आएगी। तो मीडियम कैसा होना चाहिए? ट्रांसपेरेंट एंड होमोजीनियस। सर, होमोजीनियस का मतलब पूरा मीडियम एक जैसा होना चाहिए, जो आपने फर्स्ट मीडियम कंसीडर किया है। ठीक है, ट्रांसपेरेंट एंड होमोजीनियस मीडियम is incident on the surface of another homogeneous and transparent medium। इसका मतलब यहाँ पे जो हमें दोनों मीडियम लेने हैं वो दोनों कैसे होने चाहिए? होमोजीनियस होने चाहिए और ट्रांसपेरेंट होने चाहिए। होमोजीनियस मतलब एक जैसे, ट्रांसपेरेंट मतलब जिन्हें हम दूर से देख सकें। ठीक है, एक मीडियम आपका ये है, दूसरा मीडियम आपका ये है। ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है। तो आप इसे कह सकते हो कि मान के चलो ये हमारा हो गया मीडियम फर्स्ट और नीचे वाला हो गया हमारा मीडियम सेकंड। तो ये मीडियम जो पहला है, जहां पर लाइट रे ट्रेवल कर रही है, ये भी आपका कैसा होना चाहिए? ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। और जो मीडियम सेकंड है, ये भी कैसा होना चाहिए? ट्रांसपेरेंट और होमोजीनियस होने चाहिए। ये हमारे दोनों ही मीडियम। ठीक है, उसके बाद क्या? देन इट डेविएट्स फ्रॉम इट्स ओन पाथ, दिस फिनोमेना इज नोन एज रिफ्रैक्शन। जब लाइट इस तरीके से इंसिडेंट करे और एक मीडियम की ट्रांसपेरेंट सरफेस पर आए, surface of another homogeneous and transparent medium and enters in it,
देन इट डेविएट्स फ्रॉम इट्स ओन पाथ। इसका मतलब जब लाइट इस रिफ्रैक्ट जो दोनों मीडियम की ट्रांसपेरेंट सरफेस है उस पर टकराए, इंसिडेंट हो, और उसके बाद क्या हो, दूसरे मीडियम में एंटर करने के बाद अपने पाथ से डेविएट हो जाए, अपने पाथ से डेविएट हो जाए, डेविएट फ्रॉम इट्स ओन पाथ। दिस फिनोमेना इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसी को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो सिंपल वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करे और अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो जाए, उसी फिनोमेना को कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। उसी फिनोमेना को कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लाइट का जो डेविएशन है वो दोनों तरह का हो सकता है। ये किस पे डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा मीडियम्स पर। किस पे डिपेंड करेगा? मीडियम्स पर। सर मीडियम जहां पर लाइट आपकी ट्रेवल कर रही है, अगर आपकी लाइट रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड होती है, और जब आपकी लाइट डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में जाती है तो वो अवे फ्रॉम नॉर्मल जाती है। अवे का मतलब नॉर्मल से दूर हो जाएगी। ठीक है। अब सर ये रेरर मीडियम और डेंसर मीडियम क्या होते हैं, इन्हें हम आगे समझेंगे अच्छी तरीके से। उससे पहले देख लेते हैं कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। सर रिफ्रैक्शन का कारण क्या है, ऐसा क्यों होता है, लाइट अपने ओरिजिनल पाथ से बेंड क्यों हो रही है, चाहे वो नॉर्मल की तरफ हो या वो नॉर्मल से दूर हो, तो ऐसा क्यों होता है? रिफ्रैक्शन अकर्स ड्यू टू डिफरेंट वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडिया। मीडिया का मतलब होता है बेटे प्लूरल फॉर्म ऑफ मीडियम। ठीक है। अगर हमें मीडियम को प्लूरल फॉर्म में लिखना है तो उसे ही हम मीडिया कहते हैं। ये कोई प्रेस वाला मीडिया यहाँ पर नहीं है, ये मीडियम की प्लूरल फॉर्म है। तो रिफ्रैक्शन अकर्स ड्यू टू डिफरेंट वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडिया। इसका मतलब रिफ्रैक्शन इस वजह से होता है क्योंकि अलग अलग मीडियम में लाइट की स्पीड अलग अलग होती है। हमने सबसे फर्स्ट लेक्चर में यही समझा था कि इस यूनिवर्स में जो हमारी सबसे फास्ट होती है वो क्या होती है? स्पीड ऑफ लाइट, और वो भी कहाँ? इन वैक्यूम। तो जो स्पीड ऑफ लाइट है वो किस पे डिपेंड करती है? मीडियम्स पर डिपेंड करती है। और हम ये जानते हैं कि मीडियम में, अलग अलग मीडियम में लाइट की स्पीड क्या होती है? अलग अलग होती है। ठीक है। ऑन एंटरिंग इन अदर मीडियम the velocity of ray of light change and also the direction of ray is change। जैसे ही लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करेगी, उसकी जो स्पीड है यानी कि वेलोसिटी है वो चेंज हो जाएगी, और वेलोसिटी के चेंज होने के साथ साथ क्या हो जाएगा? आपकी जो डायरेक्शन है वो भी क्या हो जाएगी? चेंज। उसे आप इस तरीके से समझ सकते हो, मान के चलो आप एक खाली हाईवे पर कोई भी गाड़ी चला रहे हैं, कोई बाइक चला रहे हैं, कार चला रहे हैं, जो भी आपको चलानी हो, एज्यूम कर सकते हैं। अगर रोड पूरी तरीके से खाली है तो आप क्या करोगे? तेजी से गाड़ी लेके जाओगे। और अगर आपके आगे ट्रैफिक आ जाए तो फिर क्या होगा? या फिर आपकी रोड अचानक से एक प्रॉपर हाईवे की वजह से एक गली आ जाए, या फिर एक ऐसा रोड आ जाए जो बहुत ही रफ हो, जिसमें गड्ढे हों, तो क्या होगा? आपको अपनी गाड़ी की स्पीड स्लो करनी पड़ेगी। बस उसी तरीके से समझ सकते हैं। इसी के बेसिस पे हम अपने दो मीडियम को डिफाइन करते हैं, एक होता है रेरर मीडियम और एक होता है डेंसर मीडियम। सर रेरर मीडियम वो होता है जहां पे लाइट तेजी से चलती है यानी कि स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होती है, और डेंसर मीडियम वो होता है जहां पे स्पीड ऑफ लाइट कम होती है। ठीक है। ये है हमारा इंसिडेंट रे, ये है हमारा रिफ्रैक्टेड रे। याद रखेंगे कि यहाँ पर जो हमारी आने वाली रे होती है, जो सरफेस पे टकराती है, उसे कहते हैं इंसिडेंट, और जो रे वापस गई है ओरिजिनली उसे कहते हैं रिफ्रैक्टेड। याद रखेंगे, रिफ्लेक्टेड नहीं, रिफ्रैक्टेड। ठीक है। उसी के साथ यहाँ पर हमारे दो एंगल भी बनते हैं, एक को बोलते हैं एंगल आई, इंसिडेंट एंगल, और एक को बोलते हैं एंगल आर, जो होता है हमारा रिफ्रैक्टेड एंगल, जिसको हम नेक्स्ट स्लाइड में अच्छे से समझेंगे। अब देखते हैं जितने भी हमारे पॉइंट्स यहाँ पर मेंशन है, एक एक करके उनकी डेफिनेशन। इंसिडेंट रे, ये तो हमें पहले भी पता है क्या होती है, द इनकमिंग रे ऑफ लाइट अप्रोचिंग द बाउंड्री, यानी कि वो लाइट रे जो बाउंड्री पर टकराने के लिए आ रही है उसे हम कहेंगे इंसिडेंट रे। नेक्स्ट, रिफ्रैक्टेड रे। सर रिफ्रैक्टेड रे क्या होती है? द रे ऑफ लाइट दैट हैज एंटर्ड द सेकंड मीडियम एंड बेंड, जो सेकंड दूसरे मीडियम में जाती है और बेंड हो जाती है, यानी कि अपनी ओरिजिनल पाथ से बेंड हो जाती है, उसे हम कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है। नॉर्मल, सर नॉर्मल हम जानते हैं जो हमारी सरफेस होती है उसके परपेंडिकुलर जो हम इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं उसे क्या कहते हैं? नॉर्मल कहते हैं। एन इमेजिनरी लाइन ड्रॉन
परपेंडिकुलर टू द सरफेस वेयर द लाइट हिट्स। जहां पर आपकी लाइट हिट करेगी, जिस सरफेस पर आपकी लाइट हिट करने वाली जिस पॉइंट पर, वहां मैं परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करूंगा, जिसे क्या कहते हैं, नॉर्मल कहते हैं। नेक्स्ट, एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसे हम एंगल आई से डिनोट करते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। सर नॉर्मल कहाँ है? सर ये वाली सरफेस के परपेंडिकुलर। और इंसिडेंट रे क्या है? सर ये वाली। इन दोनों के बीच बनने वाले एंगल को ही क्या कहते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी कि एंगल आई। नेक्स्ट, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसे हम एंगल आर से डिनोट करते हैं। यहां पर हमें कंफ्यूज नहीं होना है। एंगल आर यानी कि जो हमने रिफ्लेक्शन में पढ़ा था। ठीक है, अगर हम रिफ्लेक्शन में पढ़ते हैं तो एंगल आर क्या हो जाता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और अगर हम रिफ्रैक्शन में पढ़ते हैं तो एंगल आर को किससे डिनोट करते हैं? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से। सर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है? द एंगल बिटवीन द रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल। जो हमारी बेंट रे है, रिफ्रैक्टेड रे है, वो नॉर्मल के साथ जितना एंगल बनाती है उसे ही हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सर यहां पर नॉर्मल के साथ ये वाला एंगल बन रहा है तो ये एंगल आर हो जाएगा, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहां पर सर ये थोड़ा सा बड़ा एंगल बन रहा है, अगर ये नॉर्मल से दूर जा रही है तो ये क्या कहलाएगा? हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब चलते हैं एक एक्सेप्शन की तरफ। ठीक है, ये एक्सेप्शन क्या कहता है? इफ रे ऑफ लाइट हिट्स द बाउंड्री एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू इट, इट विल नॉट बेंड एट ऑल। सर इसका मतलब क्या है? अगर हम किसी लाइट रे को अगर नॉर्मल के रास्ते से लेके आए, यहां पर देखो हमने यहां पर दो केस देख रखे हैं कि जब हम लाइट रे को इस इंसिडेंट रे से लेके आए, अगर हमारा पहला मीडियम रेयर होता है और दूसरा मीडियम डेंसर होता है तो लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। अगर डेंसर से रेयर में जाते हैं तो लाइट नॉर्मल से दूर बेंड हो जाती है, यानी कि लाइट बेंड तो होती है चाहे नॉर्मल की तरफ हो या नॉर्मल से दूर हो। लेकिन अगर हम लाइट को बिल्कुल नॉर्मल से लेके आते हैं तो उस केस में हमारी लाइट बेंड नहीं होती है। सर लाइट को नॉर्मल से लाने का मतलब क्या है? परपेंडिकुलर लाने का मतलब क्या है? कि हम एंगल आई को कितना कर दें? 0 डिग्री। ठीक है, अलोंग द नॉर्मल, दैट मींस एंगल आई कितना हो जाए? 0 डिग्री। सर उस केस में लाइट हमारी क्या नहीं होगी? बेंड नहीं होगी। ठीक है सर, कैसे बेंड नहीं होगी? अगर आप लाइट को इस तरीके से नॉर्मल से लेकर आ रहे हो, ठीक है, इस तरीके से अगर नॉर्मल की लाइन पर लेके आओगे, ठीक है, तो ये इंसिडेंट रे है और नीचे की तरफ जो लाइट है यही इसकी क्या हो जाएगी? रिफ्रैक्टेड रे। क्या हो जाएगी? रिफ्रैक्टेड रे। अब आप ये बोलोगे सर इस केस में रिफ्रैक्शन कैसे हुआ? ये हमारी इंसिडेंट रे और ये हमारी रिफ्रैक्टेड रे, तो हमें पता कैसे चलेगा? तो याद रखना यहाँ पर लाइट भले ही बेंड नहीं हो रही है, लाइट बेंड नहीं हो रही है, लेकिन लाइट की जो स्पीड है वो चेंज हो जाएगी। सर लाइट की स्पीड कैसे चेंज होगी? अगर वो रेयर से डेंसर में जा रही होगी, अगर ये मीडियम 1 जो मैंने यहाँ पे लिखा है, अगर ये रेयर होगा और मीडियम 2 अगर डेंसर होगा तो लाइट स्लो हो जाएगी। ठीक है, और अगर ये डेंसर से रेयर जा रही होगी तो लाइट की स्पीड क्या हो जाएगी? फास्ट। इसका मतलब सिर्फ बेंडिंग के बेस पर हम ये नहीं कह सकते कि जो रिफ्रैक्शन है वो हुआ है या नहीं हुआ। हमारा जो मेन कॉज होता है रिफ्रैक्शन का वो क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी या फिर चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड की जो हमारी लाइट की स्पीड होगी उसी की जो चेंज है उसी के बेस पर हम बताते हैं कि लाइट का रिफ्रैक्शन हुआ है या नहीं हुआ। ठीक है, हर केसेस में बैंड पॉसिबल नहीं हो। ठीक है, ये जरूरी नहीं कि लाइट हमारी बैंड ही हो। तो अगर कोई इस डेफिनेशन को देता है कि खाली बेंडिंग ऑफ लाइट हमारा रिफ्रैक्शन कहलाता है तो वो गलत होगा। आपको ये भी बताना पड़ेगा कि चेंज इन वेलोसिटी ऑफ लाइट या फिर चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट, ये भी बहुत जरूरी है। अब चलते हैं आगे, ये रेयर मीडियम क्या है और डेंसर मीडियम क्या है और ये किस तरीके से काम करते हैं। अब देखते हैं मीडियम के साथ लाइट का बिहेवियर। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे रेयर मीडियम क्या होता है। अ मीडियम इन विच द स्पीड ऑफ लाइट इज फास्टर। हमें ये बात पता है कि जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरी मीडियम में जाती है तो रिफ्रैक्शन होता है। तो उन दोनों मीडियम में से एक मीडियम में लाइट की स्पीड तेज होती है और दूसरे मीडियम में लाइट की स्पीड धीरे होती है। अगर मीडियम में कोई डिफरेंस नहीं होगा तो रिफ्रैक्शन होगा ही नहीं। रिफ्रैक्शन होने का कारण क्या है?
कि दो मीडियम अलग अलग आए हैं लाइट के रास्ते में, तो उनमें से एक मीडियम में तो लाइट की स्पीड तेज होगी और एक मीडियम में लाइट की स्पीड स्लो होगी। ठीक है, तो जिस मीडियम में लाइट की स्पीड फास्टर होती है, तेज होती है, उसी मीडियम को हम कहते हैं रेयर मीडियम। सर रेयर मीडियम के एग्जांपल्स होते हैं हमारे कॉमनली एयर और वैक्यूम। सर वैक्यूम तो हमारा सबसे रेयर मीडियम होता है क्योंकि लाइट की स्पीड सबसे फास्ट किसमें होती है, वैक्यूम में ही होती है। ठीक है सर, डेंसर मीडियम क्या होता है, अ मीडियम इन विच द स्पीड ऑफ लाइट इज स्लोअर। जो दो मीडियम जहां पे लाइट ट्रेवल कर रही है उनमें से एक मीडियम ऐसा होगा जहां पर लाइट की स्पीड स्लो होगी, उसी मीडियम को हम कहेंगे डेंसर मीडियम। और जनरली ये मीडियम हमारे ग्लास और वाटर होते हैं। देखो ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि कोई मीडियम कब रेयर है कब डेंसर है, ये हमारा अकॉर्डिंग टू कंडीशन डिपेंड करेगा कि लाइट किस मीडियम से किस मीडियम की तरफ ट्रेवल कर रही है। ठीक है, अब इनकी कुछ कंडीशंस होती हैं। अगर हम बात करें लाइट हमारी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाए, लाइट हमारी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाए, तब क्या होगा, देखो इफ लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, तो सबसे पहली बात लाइट स्लोज डाउन। अगर लाइट रेयर से डेंसर में आएगी तो लाइट की क्या हो जाएगी, स्पीड कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, स्पीड कम। स्पीड कम का मतलब लाइट हमारी धीरे हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है रेयर मीडियम में स्पीड फास्टर होती है और डेंसर मीडियम में स्पीड स्लोअर होती है। तो आप इस तरीके से समझ सकते हो कि आप पहले गाड़ी खुले हाईवे पर चला रहे थे, ठीक है, जहां पर आपकी स्पीड 80-100 थी और अचानक आपको कोई खराब रोड मिली, तो क्या हुआ, आपको ब्रेक लगाने पड़े और आपको अपनी स्पीड कम करनी पड़ी। इस तरीके से इसको समझ सकते हैं कि जब लाइट रे रेयर से डेंसर में जाती है तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है, कम। अब लाइट को ओरिजिनली यहां जाना था, देखो इंसिडेंट रे ये है, अगर ये मीडियम बीच में नहीं टकराता तो ये लाइट बिल्कुल स्ट्रेट लाइन से पास हो जाती, लेकिन अचानक लाइट को अपनी स्पीड को कम करना पड़ा, लाइट की स्पीड कम हुई, इसका मतलब वो पीछे रह गई। पीछे रहने का मतलब क्या है, लाइट आपकी नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई, लाइट आपकी नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई, इसका मतलब इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो जब भी लाइट रेयर से डेंसर जाएगी वो हमेशा नॉर्मल की तरफ मुड़ेगी। ठीक है, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। एंड थर्ड पॉइंट, इस केस में हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल आई बड़ा होगा एंगल आर से। सर ये एंगल बड़ा क्यों है, अगर आपको सीधा सीधा ये बात पता हो तो अगर मैं देखूं तो ये यहाँ पर ये दो लाइन सीधी बन रही है, अगर ये लाइन बिल्कुल सीधी निकलती, एक तरीके से ऐसे समझो, अगर ये लाइन जो नॉर्मल है हमारी और ये लाइन अगर बिल्कुल सीधी निकलती तो इस ओरिजिनल लाइन तक और इस एंगल आई तक ये दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए थी, वर्टिकली अपोजिट एंगल से जो दो इंटरसेक्टिंग लाइन के बीच में बनता है। लेकिन ओरिजिनली तो ये लाइन थोड़ी सी पीछे रह गई, इसका मतलब यहाँ पे एंगल आई बड़ा होगा और एंगल आर छोटा होगा। आप इस बात को डायरेक्ट याद रखेंगे। कभी कभी बोर्ड्स में हमसे ये डायग्राम्स डायरेक्टली ड्रॉ करने के लिए आते हैं कि अगर लाइट रेयर से डेंसर जा रही है तो उसका रे डायग्राम ड्रॉ करके दिखाओ, अगर लाइट डेंसर से रेयर जा रही है तो उसका रे डायग्राम ड्रॉ करके दिखाओ। लाइट की स्पीड कहाँ तेज थी, कहाँ कम हुई, एंगल आई कहाँ बड़ा था, एंगल आर कहाँ छोटा है। तो ये बात हमें याद रखनी है। जब लाइट रेयर से डेंसर जाएगी तो लाइट हमेशा स्लो हो जाएगी, लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी और एंगल आई एंगल आर से बड़ा होगा। ठीक है, अब अपोजिट करते हैं इसका। अगर लाइट डेंसर मीडियम से रेयर जाए, अगर आप डेंसर मीडियम से रेयर जाते हैं, यानी कि आप पहले खराब सड़क पर चल रहे थे, ठीक है, और अचानक आपको एक बढ़िया चमचमाती हुई सड़क मिलती है, नई बिल्कुल खुली हाईवे प्रॉपर, तो क्या होगा, आपकी स्पीड जनरली क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। सेम इसी तरह लाइट के साथ होता है। इफ लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, यानी कि कम चलने वाले मीडियम से ज्यादा चलने वाले मीडियम में जाएगी, लाइट स्पीड्स अप, लाइट की स्पीड क्या होगी, तेज। इस तरीके से लाइट आ रही थी, ओरिजिनली लाइट को इस तरह जाना था, अचानक एक्सेलरेशन मिला, स्पीड तेज हुई तो वो दूसरी तरफ भागी, ठीक है, साइड में बेंड हो गई इस तरह से। ठीक है, इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो इस कंडीशन में ये क्या होगा, जब डेंसर से रेयर जाएगी तो लाइट हमेशा नॉर्मल से दूर बेंड होगी, नॉर्मल से दूर जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और इस केस में अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस की बात करेंगे तो एंगल आई एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यानी कि एंगल आर से क्या होगा, कम होगा, क्योंकि ये एंगल तो इस वाले एंगल के बराबर होना चाहिए था, लेकिन ओरिजिनली एंगल आर कहाँ आएगा सर, उससे भी ज्यादा बढ़ेगा। ये लाइट ऐसे जाने की जगह इधर गई है, तो इस कंडीशन में जो हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस से ज्यादा होगा। ये स्लाइड आपकी काफी इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से।
अब चलते हैं आगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पर। अब देखते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। जैसे हमने स्टार्टिंग में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े थे, रिफ्लेक्शन के जैसे हमारे दो नियम होते हैं, उसी तरीके से रिफ्रैक्शन भी कुछ लॉज को फॉलो करता है जिन्हें हम कहते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। जिसमें हमारा फर्स्ट लॉ है इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन सेम प्लेन। सर ये तो वही लॉ है जैसा हमने रिफ्लेक्शन में सेकंड लॉ पढ़ा था, बिल्कुल ये वही सेम लॉ है। क्या कहता है ये लॉ? जो हमारी इंसिडेंट लाइट है, जो हमारी इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे हुई और ये हमारी रिफ्रैक्टेड रे हुई। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और जो हमारा नॉर्मल है एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये हमारा क्या हो गया? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये सारे के सारे एक ही प्लेन में लाई करते हैं। क्या करते हैं? एक ही प्लेन पर लाई। अब जैसे कि यहाँ पर ये मीडियम 1 और मीडियम 2 बना रखा है, तो आपको पता है कि ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है रेयर मीडियम को और ये रिप्रेजेंट कर रहा है डेंसर को, तभी तो लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। ये हमारा हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो चाहे हम इसे डेंसर से रेयर भेजें या रेयर से डेंसर भेजें, जो हमारा फर्स्ट लॉ है वो वैलिड है 100% कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और नॉर्मल, ये सारे के सारे एक ही प्लेन पर लाई करते हैं। अब देखते हैं सेकंड लॉ। सेकंड लॉ में सबसे पहले याद रखेंगे सेकंड रिफ्लेक्शन के रिफ्रैक्शन के लॉ को ही हम स्नेल्स लॉ कहते हैं। क्या कहते हैं? स्नेल्स लॉ। जो स्नेल, अगर कभी कभी हमसे डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट इज स्नेल्स लॉ, तो स्नेल्स लॉ क्या होता है? रिफ्रैक्शन का जो सेकंड लॉ है उसे ही हम स्नेल्स लॉ कहते हैं। तो ये लॉ क्या कहता है? फॉर अ सर्टेन मोनोक्रोमेटिक लाइट। सर मोनोक्रोमेटिक, मोनोक्रोमेटिक का मतलब होता है सिंगल कलर की लाइट। क्या होता है? सिंगल कलर की लाइट। और आप बोलोगे हमने तो अभी व्हाइट लाइट ही देखी है, पर आपने अगर रेनबो देखा हो, ठीक है, जो सबने देखा होगा, या फिर अगर आपने प्रिंस से डिस्पर्जन पढ़ा हो, तो हमें ये बात पता है हम व्हाइट लाइट को 7 कलर्स में ब्रेक कर सकते हैं। तो उन 7 कलरों में से कोई भी कलर की हमारी लाइट हो सकती है, उसे ही कहते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट। मोनोक्रोमेटिक का मतलब होता है जो हम वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, जो ये 7 कलर होते हैं व्हाइट लाइट के, ठीक है, उनमें से किसी भी सिंगल कलर की लाइट। मोनो का मतलब सिंगल, क्रोमेटिक का मतलब कलर, तो मोनोक्रोमेटिक का मतलब होता है सिंगल कलर। इस मोनोक्रोमेटिक वर्ड का मतलब है सिंगल कलर। ठीक है, तो जब भी हमारे पास सर्टेन मोनोक्रोमेटिक लाइट होगी, देयर इज सर्टेन रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। सर इस लैंग्वेज का क्या मतलब है? इस लैंग्वेज का सीधा सीधा मतलब ये है जो यहां पर लिखा हुआ है। सर क्या लिखा हुआ है? रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब साइन आई डिवाइड बाय साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट, इसे कहते हैं स्नेल्स लॉ। ठीक है, तो जो बात यहाँ पर आपने मैथमेटिकली लिख रखी है, यही बात यहाँ पे आपकी थ्योरेटिकली मेंशन है कि फॉर अ सर्टेन मोनोक्रोमेटिक लाइट देयर इज सर्टेन रेशियो ऑफ, कि किसी भी कलर की, सिंगल कलर की मोनोक्रोमेटिक लाइट के लिए हमेशा आपका एक सर्टेन रेशियो होगा। किसका? साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। किसका? साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से, और वो वैल्यू हमेशा क्या होगी? कांस्टेंट होगी। क्या होगी? कांस्टेंट। इसे ही हम कहते हैं स्नेल्स लॉ। क्या कहते हैं? स्नेल्स लॉ। अब बहुत से बच्चों ने यहाँ पर इस साइन वर्ड को नहीं समझा होगा कि ये साइन होता क्या है। तो देखो, जिन बच्चों ने यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री को पहले पढ़ रखा है, मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 8 जो हमारी ट्रिग्नोमेट्री होती है, वहां पर तो इन बच्चों को समझ में आया होगा कि साइन का क्या मतलब होता है। और जिन बच्चों ने अभी तक ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी है, वो एक बार यहाँ पर देख लो। सर ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है? सर ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स की वो ब्रांच है जहां पर हम एंगल और साइड में रेशियो डिफाइन करते हैं। हम यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ेंगे, बस खाली आपकी जानकारी के लिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ एक बार के लिए। वैसे तो आप इस लॉ को डायरेक्ट याद भी रख सकते हो। ठीक है, सर ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है? सर जहां पे हम राइट एंगल ट्राइंगल में क्या करें? एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करें इस तरीके से। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, ये इसका एक एंगल हो गया, मान के चलो इसे हमने कह दिया एंगल थीटा।
ठीक है। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में अगर मैं इस एंगल के साथ इन साइड्स का रेशियो बनाऊं तो वो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहलाते हैं। हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, लेकिन हमें खाली किसकी बात करनी है यहाँ पर, साइन की। तो सर ये साइन जो यहाँ पर होता है, साइन थीटा जो यहाँ पर होता है उसे हम कहते हैं परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेनस। आपको पता है ये एंगल थीटा है, तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा और ये हाइपोटेनस होगा। तो जो इस एंगल के हिसाब से जो P अपॉन H का रेशियो है उसे ही हम कहते हैं साइन थीटा। ठीक है। तो जो ये साइन थीटा है ये क्या डिनोट करता है, एक तरीके से रेशियो को डिनोट करता है। ठीक है। तो हमें बस इसी बात का याद रखना है कि यहाँ पे साइन आई और साइन आर का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट। सर साइन आई का मतलब यहां पर बनने वाला साइन आई, साइन आर का मतलब सर ये एंगल जो बन रहा है। ठीक है। तो अगर मैं साइन आई और साइन आर का रेशियो निकालूं तो वो क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट होगा। लेकिन हमें फिजिक्स में यहां पर इस चैप्टर में कभी भी इस तरीके से इसको नहीं निकालना होगा। क्यों नहीं निकालना होगा, आगे देखिए। दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि फिजिक्स में इसी कांस्टेंट को हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ठीक है सर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक कांस्टेंट है, जितना हमें यहां से देख के समझ आ रहा है। अब ये कैसा कांस्टेंट है, किस किस पर ये डिपेंड करेगा, हम इसकी बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन तक हम इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।